हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौम्या चौधरी और आज मैं आपको वो जैसे जिनके कम मार्क्स से नीट 2021 छूट गया है, हम उनके लिए मैं टिप्स देने वाली। तो बेसिकली मतलब जब हम स्कूल में रहते हैं तो हम एक बहुत छोटे से इन्वायरमेंट में 60 to 70 स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं और हम उनको खुद से कम्पीट करते हैं। बट जब हम नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तब हमें आइडिया लगता है कि हम 20 लाख स्टूडेंट्स से कम्पीट कर रहे हैं और हमें उनसे बेटर होना है, सो दैट हमारा रैंक 10,000 के नीचे आ सके और हमें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं तो सौम्या, तुम किस स्कूल से हो यहाँ पे पटना में? हम नोटर डेम अकेडमी पटना से हैं और किस क्लास में एडमिशन लिया था तुमने? हम 11-12 नोटर डेम से किए थे और Okay, 10th good. तक हम दूसरे स्कूल में थे। ओके। तो जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें आइडिया होना चाहिए कि उस चैप्टर का वेटेज कितना है हम नीट में, और उस अकॉर्डिंग हम जिसका वेटेज ज़्यादा है हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जब हम बायोलॉजी की 11-12 की बुक उठाते हैं तो हमें मतलब उसमें जैसे यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं, तो जिस यूनिट का वेटेज ज़्यादा है हमें उसे पहले पढ़ना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना चाहिए, थरली पढ़ना चाहिए। तो पहला यूनिट होता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसका वेटेज 14% होता है। फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसका वेटेज 5% होता है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसका 20% होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसका वेटेज 9% होता। तो इसमें अगर हम 11th में हैं तो हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, देन प्लांट फिजियोलॉजी, उसके बाद हम प्लांट एनाटमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी और कॉकरोच पे ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। फिर सेल फंक्शन, जो जिसका ज़्यादा आइडिया हमें पहले से ही रहता है तो उसके क्वेश्चंस ऐसे ही लग जाते हैं। और फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। उसके बाद जब हम 12th में आते तो इसमें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का वेटेज सबसे ज़्यादा होता, 18%, और उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 12%, और फिर आता है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 4%, बायोटेक 3% एंड रिप्रोडक्शन 9%। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पहले जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को अच्छे से कर लेना चाहिए। जेनेटिक्स में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो उसे मतलब हमें अपना कंसेप्ट अच्छा रखना चाहिए। उसके बाद इकोलॉजी हमें अच्छे से करना चाहिए, उसमें बहुत चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी से बाहर भी पूछी जा सकती, जैसे तो उसके लिए ट्रूमन रेफ़र कर लेना चाहिए। और फिर बाकी रिप्रोडक्शन, बायोटेक और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये एज इट इज़ क्वेश्चंस नीट के एनसीईआरटी के लाइन से उठा ली जाती, तो इन्हें बार बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है जिन बच्चों का कुछ नंबर से छूट जाता है उन्हें इन सब पॉइंट पे खासकर ध्यान देना चाहिए, ताकि अगली बार वो और भी अच्छा रैंक लेकर आएँ। क्योंकि लास्ट टाइम में बच्चे कलेक्ट नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों को कि कितना कहाँ वेटेज देना है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें एग्ज़ाम से पहले अच्छे से तैयार रखना चाहिए, वो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर सॉल्यूशंस जो एक चैप्टर है 12th का, ये दोनों चैप्टर 11th के थे। सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th के चैप्टर्स हैं जिनको अच्छे से कवर अप कर लेना चाहिए एग्ज़ाम से पहले। और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी अपना क्लियर रखें, अगर उसी को अच्छे से पढ़ें तो आपका काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएगा। और फिजिक्स में फ़िज़िक्स के लिए आपको जो चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स जो फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे सवाल काफ़ी घुमा के या फिर पूछे जा सकते हैं, तो उसका भी अंत समय में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक आसान चैप्टर है, तो वो आसानी से हो भी जाता है और काफ़ी नंबर उससे आ सकता है, तो उसका भी तैयारी कर लेना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, ये एक चैप्टर है जिसको अच्छे से किया जा सकता है ताकि मार्क्स बढ़े। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो फिज़िक्स में आप ध्यान दे सकते हैं एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले। तुम किस स्कूल से हो? मैम, मैं सेंट माइकल्स हाई स्कूल से हूँ। और वहाँ किस क्लास से? 1 से 12। 1 to 12? यस मैम। सेंट माइकल? यस मैम। ओके। तो नॉटेडम और सेंट माइकल स्कूल के हो तुम लोग, चलो अच्छा है, पटना के हो और यहीं एडमिशन भी मिल गया। तो आई थिंक क्या कहना चाहोगे जो जिनका कुछ रैंक से रह गया है उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे?
मैम बस ये है कि खुद पे भरोसा रखना है। जो अगर आप दूसरी बार तैयारी करने का सोच रहे हैं तो खुद पे भरोसा रखना है और पूरे साल मोटिवेटेड रहना है और गलतियाँ देखनी है कि कहाँ आपने गलतियाँ की, उसको सुधारिएगा, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। मैम और जब हमने नीट दिया है एक बार, तो हमें हमारे वीकनेसेस हमारे स्ट्रेंथ्स का आइडिया लग चुका है। तो हमें कोशिश करना है कि इस ड्रॉप ईयर में जो हमारा स्ट्रेंथ है वो हमारा स्ट्रेंथ रहना चाहिए, और जो हमारी वीकनेस है उसे हम अपना स्ट्रेंथ बना के रखेंगे। तो जैसे हम क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो जैसे कि फ़िज़िक्स होता है वो बहुत लोगों का वो वीक सब्जेक्ट होता, तो जब हम फिज़िक्स के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो जिन क्वेश्चंस में हम जैसे एक बार में बन गया, तो आज से अगर हम 6 महीने बाद भी वो क्वेश्चन उठाएंगे तो वो हमसे बन जाएगा। पर जो क्वेश्चन हमें ज़्यादा सोचना पड़ रहा है या फिर किसी की हेल्प लेनी पड़ रही, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना चाहिए और बार बार बनाना चाहिए, ताकि मतलब वो हमारी अगर हमसे वो नीट में पूछा जाए तो वो एक बार में हमसे बन जाए। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और पढ़ाई करते करते ही मुझे लगता है आपको छांटते रहना चाहिए कि लास्ट टाइम में मुझे एक बार फिर से किस किस टॉपिक को ध्यान से देख के जाना है, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स या कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें बार बार देखना पड़ता है। तो चलो हम लोग वेट करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कितने स्टूडेंट वापस हमारे कॉलेज में आते हैं।